तो हेलो बच्चों, कल हम लोग साइंस में एक पार्ट में पढ़ लिए थे 20 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। जो अंदर की तरफ होता है मुड़ा हुआ, उसको जो इसमें फोटो दिखाई देगा अंदर की तरफ, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अवतल कहेंगे, अवतल। और जो बाहर से फोटो चमकेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल कहेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। लिखेंगे उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के उपयोग बताएं। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के उपयोग बताएं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो, तुम लोग गाड़ी में देखा होगा साइड मिरर, देखा है? देखो, देखा हो लोग तो मोटरसाइकिल चलाया होगा, अगर कहीं नहीं चलाया है तो बड़ा बढ़िया है, चलाया है तो और बढ़िया। हाँ, चाहे मान लो ना कारें बना देते हैं, छोड़ो, कारों लेखा नहीं लग रहा है। देखो, कार में तुम लोग जो यहाँ लगा हुआ है एगो शीशा दिखता है, एगो छोटा सा रहता है जो ड्राइवर के सामने सामने लगा रहता है, इधर बगल में, हाथ के बगल में, एगो ये साइड में और एगो ये साइड में लगा रहता है। उसमें जो शीशा लगा होता है छोटा वाला, वो उत्तल दर्पण का होता है। कथी का होता है? देखो, नाम छोटा है, इसका मतलब है इसमें प्रतिबिंब भी क्या बनेगा? छोटा। दूरी पर रहो, दूरी बना कर रहो ना, तो क्या सुनियो मैं। हाँ, नाम क्या है? उत्तल दर्पण छोटा। तो इस क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब भी छोटा है। अगर यह रहता बड़का तो प्रतिबिंब क्या बनता है? अब देखो, यही गाड़ी के अगर हम लोग आगे चले, हेडलाइट यहाँ होगा हेडलाइट को मान लो कोनो फोड़ दिया, यहाँ मान लीजिए एगो बॉल है, ये प्रकाश मार रहा है, बॉल है, प्रकाश मार रहा है। इसके अंदर वाला भाग तू लोग देखेगा, अंदर वाला भाग बुझाता है कि जैसे मिठाई वाला पन्नी नहीं रहता ऊपर का, मिठाई के ऊपर चमकी लिखा, वैसे अंदर में सटावल है, वैसा लगता है, चमकता है। बल्ब जहाँ लगा होता है उसके ऊपर नीचे देखा होगा तो सब चिमकी लेखा चमकता है, बुझाता है कि शीशा फोड़ के लगावल है, चाहे ऐसा कुछ चमकी लेखा, चांदी के लेखा लगता है, चमकता है। ऊपर क्या रहता है? अवतल रहता है। क्या रहता है? क्या कि अवतल अंदर की तरफ होता है, अवतल बाहर की तरफ होता है। ठीक है, उसमें प्रयोग होता है। और अवतल दर्पण इसमें लगा होता है वो, और कहाँ प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण को हम लोग हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें दाढ़ी बनाने का काम करते हैं हम लोग। उसमें दाढ़ी बड़का दिखाई देता है, उसे प्रयोग करते हैं। समझ गया सर? चल तो लिखते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, डॉक्टर साहब नाक कान मुंह देखने के लिए उपयोग करता है। किसका उपयोग? अवतल, जिससे कि नाक कान मुंह में की बीमारी जो है बड़का फ्रेश लग सके। ठीक है, हाँ। उससे बड़ा दिखता है ना। लिखेंगे
कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर मतलब क्या, गाड़ी के साइड में रहता है लगा हुआ, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जबकि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए, हेडलाइट में तथा डॉक्टरों द्वारा नाक कान के इलाज में किया जाता है। नाक कान के इलाज में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब हम लोग देखें कि गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। तो लिखेंगे कि गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या है। बताएं, गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। लिखेंगे, सुनो, जैसे मान लो कि कोई दर्पण है कोई दर्पण, एक वो अवतल हो गया, कौन हो गया, ये अवतल है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, अंदर प्रकाश मार के रिटर्न कर दे रहा है, अंदर तो अवतल हो गया। आई बाहर प्रकाश मारेगा तो इसको क्या कह देंगे, देखो प्रकाश ने से मारे, बाहर से लौटा दिया, बाहर लौटा दिया तो क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब समझो तो लोग, आखिर ये ऐसा दर्पण होगा तो इस दर्पण को अगर ऊपर से और नीचे से नापे, जैसे मान लो कि 5 फीट के हैं, कितना है, ये 9 से 2.5 फीट छोड़े, इधर से 2.5 फीट छोड़े, इधर से 2.5, इधर से 2.5, कोई जाके बीच में तो कोई एगो सीमा होगा, बीचों बीच तक कोई होगा, हो कि नहीं। यह बिचला वाला को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं है कि प्रकाश मारे तो खाली यही पर जाएगा, क्या जरूरी है, हम लोग केनाहू प्रकाश मार सकते हैं, केनाहू से रिटर्न होके चले, कोई दिक्कत। अब देखो, बात यहाँ आता है कि दर्पण का हम लोग ध्रुव तो समझ गए कि दर्पण का ध्रुव क्या है। तुम लोग कहीं वृत्त बनाया होगा, पढ़ा होगा, तो जानता हो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जिसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उसका गोलाई उतना ही बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 3 cm वाला है तो ये इतना गोल पर है, मान लो कोनो 5 cm वाला बना देगा तो इतना गोल हो जाएगा,
कोई 50 cm बनाएगा तो इससे जाएगा, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, कितना दूर पर जाएगा। तो जितना ही वक्रता त्रिज्या उसका बढ़ाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो बीच का जो भाग हो जाता है, वाला बीच का भाग आधा पर से अगर नाप दें हम लोग बीच का भाग, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या। आई गोला के यहाँ से हम लोग काट दिए, तो इस वाली चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ रहता है, उसकी गोलाई पर डिपेंड करता है, कितना गोलाई है उसके अनुसार उसका त्रिज्या निकलता है। पहले ध्रुव का लिख लो, फिर त्रिज्या का लिखवाएंगे, ठीक। देखो गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, अच्छा देखो अभी हम फोटो बनाए थे तो इसे बीचों बीच बनाए थे कि नहीं जी? तो इसका मतलब है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फोटो बना सकता है, ऐसे को बना देना, अच्छा रहेगा। वैसे बना दिया था क्या सर? जी सर। चलो नहीं जब बना दिया तो बना दो। दर्पण का ध्रुव इसको हम लोग P बोलते हैं, ठीक है। दर्पण के ध्रुव को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। बस अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो गोले का जो त्रिज्या होगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। जैसे मान लीजिए कि ये कोई शीशा है, बाहर से ही रंगा हुआ है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ही आधा पर से त्रिज्या होता है। इसकी त्रिज्या जितना हुई ना, जौना जितना त्रिज्या होगा 5 मीटर, वही अनुसार से नहीं सब गोलाई पर आएगा। तो इसकी त्रिज्या को ही, इस गोले की त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्र मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या टेढ़ा गोला। तो ये क्या हो गया, हम लोग का दर्पण हो गया। और दर्पण की जो त्रिज्या होगा, जितना टेढ़ होगा वो हमारा दर्पण, उसी की त्रिज्या को, गोले की त्रिज्या को डायरेक्ट हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो लिख देंगे कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है, इसे R से सूचित किया जाता है, इसे R से सूचित किया जाता है। अगला लिखेंगे
वक्रता केंद्र क्या है? इसे आर से सूचित किया था, 12 लिखा है। मतलब आर से रेडियस नहीं होता है, त्रिज्या। हाँ, त्रिज्या। अब आगे हम लोग क्या लिख दिए हैं? केंद्र है, पी ध्रुव है, मेन बीचे में है, मध्य बिंदु को हम लोग पी बोलते हैं। ठीक, अब देखो ऊपर वाला में तो समझ गया हम लोग। जैसे मान लो फोटो बनाना भी होगा, तो इसे बना देना है छोटा सा, कुछ जाता नहीं। वक्रता त्रिज्या उसको आर बोलते हैं। बना देना। अब देखो वक्रता केंद्र हम लोग पहले किसको कहते हैं समझना लो, फिर उसके बाद में बनाओ ही रहना अपना। जैसे मान लीजिए वक्रता क्या हो गया, त्रिज्या खींचा है बीच में से, ये बिचला वाला केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। जो चिन्ह खिंचा रहा है ना बीच बीचे, इसी को बिचलका वाला भाग को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। हाँ, सी सूचित किया जाता है। इसको हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ इसी से दे दो, यहाँ लिख देंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लिखो इसको जल्दी से, ना बना दो, फोटो ही बना लेना है। यहाँ तक समझ गया सब गोरा? देखो ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या होगा, बीच में जो त्रिज्या हम लोग खींचते हैं, इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। लिख देंगे डायरेक्ट कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या, और उसी गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ये जो शीशा रहेगा, इस शीशा, इसके ध्रुव को बिचलका को क्या कहेंगे? डायरेक्ट ध्रुव कहेंगे। ध्रुव को पी से, वक्रता केंद्र को सी से, और वक्रता त्रिज्या को आर से। डायरेक्ट कह सकते हैं किसी गोलीय दर्पण में उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, ध्रुव को डायरेक्ट ध्रुव कह सकते हैं। चलो अब लिखो कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? आनंद तो समझ जाओ, इस वाले बैठा देंगे, तको ना, नहीं ना कुछ करेगा। हाँ हाँ, तो बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, भाई बहन बैठ जाएगा। बैठना ही जाएगा, वही हल्ला कर रहा है ना। अब समझो तू लोग बात को कि गोलीय दर्पण
लमका गाड़ी है। एम्बेसडर है लिखा लग रहा है ना। कुछ और है, सुनो टाको यहाँ, पहले समझो, पहले समझ लो फिर लिखेंगे। तुम लोग देखा होगा कि ट्रक उतना बड़का रहता है कि नहीं? और इतनी छोट शीशा में ट्रक लग जाता है पूरा, उतना बड़का ट्रक ड्राइवर को सोचने वाला बात नहीं है। उतना बड़ा आदमी है, 2-3 गो ट्रक, 4-5 गो ट्रक अगर आ रहा होगा पीछे से, वो लग जाएगा 4-5 गो आ रहा है कि 6 गो आ रहा है कि 7 गो आ रहा है। क्या लगता है कि नहीं? मतलब ये प्रतिबिंब इसमें कैसा दिखाता है? छोटा। बोले तो किसी भी बड़े स्थान को इस छोटा करके दिखा सकता है। कौन? उत्तल दर्पण। फोन में फोटो खींच के, अच्छा तो वो जूम क्वालिटी से होता है, वो में लगा, लेकिन उसमें लेंस लगा होता है, लेंस के कारण ही जूम होता है जो भी होता है। कैमरा में भी लगा होता है, पढ़ाएंगे अभी पढ़ेंगे हम लोग कि कैमरा में कौन लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। वही उत्तल लेंस हमारी आँखों में भी होता है। नहीं लगता है, आदमी ऐसे नहीं करता है तो लग जाता है। लिखो। हाँ, उत्तल दर्पण को साइड में रूप में क्यों किया था? लिखा कि क्वेश्चन समझ गया सब? यस सर। किसी भी चीज को क्या करके दिखाता है? छोटा। हाँ, छोटा करके दिखाता है। लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में, अभी वह बात लिख रहे हैं दोबारा से, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्या अधिक होता है? दृष्टि मतलब देखना, और क्षेत्र मतलब जगह, मतलब ज़्यादा जगह को छोटे से शीशा में देख सकता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। अधिक होता है जिससे देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है जिससे ड्राइवर को पीछे से आने जाने वाले वाहन उसमें दिखाई देता है। वाले के बाद क्या लिखो? आने जाने वाले वाहन उसमें दिखाई देते हैं जिससे ड्राइवर सुरक्षित रहता है। और सतह अथी है
मेन दृष्टि क्षेत्र जिसको याद हो गया ना, हो गया कहानी खत्म। दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, बस यही ना। हो गया। आगे लिखेंगे तब इसमें कि दर्पण सूत्र लिखें। दर्पण सूत्र लिखें। देखो, जो ये दर्पण सूत्र होता है प्लस में होता है, और जो लेंस सूत्र होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ, लिख देते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जहाँ जहाँ f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है फोकस। f बराबर फोकस दूरी। v बराबर है भी को कहते हैं हम लोग वस्तु दूरी। वस्तु दूरी यू को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। हाँ, कहीं भी लिख दो जहाँ जगह बिता रहा है। मेरा जगह नहीं रहता, इधर लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ तक हो गया, दर्पण सूत्र तक लिख लिया हम लोग। अब देखो दर्पण सूत्र में जो है एफ को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। भी को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। और यू को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई शीशा है, यहाँ कोई आदमी है, इसमें दिखा, यहाँ से यहाँ के बीच के दूरी जो है इसको कहेंगे फोकस दूरी। ये वाला आदमी जो है इसको कहेंगे वस्तु। ये वस्तु हो गया। और जो भीतर में दिख रहा है ये क्या है, प्रतिबिंब है। लेकिन देखो, जहाँ फोटो बन रहा है, जहाँ शीशा लगा हुआ है, उससे बीच का भी तो दूरी होगा ना, उसी दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। ठीक है, और शीशा के अंदर जो प्रतिबिंब बना वो कितना दूर पर बन रहा है, वो कितना क्या टाइम बन रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर 1 फीट आगे है तो फोटो भी तो इसमें बनेगा तो 1 फीट पीछे होकर दिखाएगा, तभी ना हम लोग आईना के पीछे हाथ लगाते हैं, लेकिन कुछ बैठाता नहीं है। अब देखो लिखेंगे कि दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं। दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं, दर्पण का आवर्धन। तो दर्पण का आवर्धन होता है, आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं।
v बटे u होता है, जिसमें v को हम लोग वस्तु दूरी और u को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। हाँ ठीक है। m बराबर माइनस भी बाई यू होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन। देखो हम लोग अभी दर्पण में पढ़ रहे हैं तो माइनस भी बाई यू पढ़ रहे हैं, और फिर हम लोग लेंस में पढ़ेंगे तो उसमें भी बेटा आएगा, उसमें भी बेटा आएगा। ये कौन? दर्पण लेंस वाला फार्मूला बेटा आएगा, और फिर आवर्धन भी बेटा आएगा। उस समय लेंस का आवर्धन होगा तो उसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा। ठीक है, क्या है कि देखो लेंस में इधर से ताकते हैं, इधर आर पार कर जाता है तो प्लस में हो जाता है, लेकिन दर्पण में तो यह नक्वे में रह जाता है, इसलिए माइनस में चल जाता है। ठीक है, आगे लिखो। पहला गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? लिख देंगे कि F इक्वल टू R/2, जहाँ F बराबर फोकस दूरी और R बराबर त्रिज्या है। F इक्वल टू R/2। हाँ, फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। सुनो, इसमें कहना है कि दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। इससे यही पता चलता है, हम बता दे रहे हैं कि मतलब वस्तु इतना बड़ा है तो इसका फोटो में प्रतिबिंब जो है कितना बड़ा बन रहा है, कई गुना बन रहा है, 1 गुना बन रहा है कि 2 गुना बन रहा है कि 3 गुना बन रहा है, इसी को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके आकार में जो ऊंचाई में, हाइट में जो परिवर्तन होगा उसी को मापा जाता है इससे, आवर्धन से। ठीक है, कोई दिक्कत? काहे लिखवा, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। मेन फार्मूला ये है, याद करना लो, m इक्वल टू माइनस भी बाई यू बस। बाकी तुमको लगता है तो लिख लो कि हाँ, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का मापने के लिए आवर्धन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार मापने के लिए आवर्धन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक
देखो पहले अपवर्तन आता था, अभी क्या आ गया? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तुम लोग देखा होगा लेकिन तुम लोग को याद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्या है, बाल्टी है। क्या है? लग तो नहीं रहा होगा बाल्टी लेखा, ठीक है, बाल्टी लेखा लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो कि क्या है, बाल्टी है। इसमें हम लोग यहाँ तक क्या भर दिए हैं, इसमें वो डंडा रखेंगे तो डंडा हम लोग को ऐसा दिखाई देगा। अब गए कैसे, चाहे नदी में भी अगर हम लोग ऐसे को लाठी डालेंगे ऐसे दिखाई देगा वो, ठीक है। ये पानी रहेगा ना तो ऐसे दिखाई देगा, तिरछा दिखाई देता है। चाहे इस बाल चालू है ना, चाहे हम लोग इसमें अगर एगो सिक्का डालेंगे और ऊपर से इसे ताकेंगे, उसमें सिक्का डाल के इसे ऊपर से ताकेंगे, सिक्का लगे कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, लगता है, देखा होगा कहीं तो नहीं। बाल्टी में कभी पैसा गिर जाए, चाहे कुछ सामान गिर जाए तो लगेगा कथी कि बाल्टी के थोड़ा ऊपरे लग रहा है हमको, काहे दो नहीं, हाथ ला के देखेगा तो नीचे चल जाएगा, लेकिन फिर महसूस होगा कि थोड़ा सा जो पेनी ऊपर उठा हुआ है क्या। तो उसी को हम लोग जो इसमें दिशा परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है, कौन माध्यम, ये वाला मान लीजिए विरल माध्यम है, कौन माध्यम। देखो हाँ, हर चीज़ को सुनो, हर चीज़ को जाने आने के लिए किसी न किसी माध्यम का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, किसी न किसी माध्यम का ज़रूरत पड़ता है। अगर माध्यम नहीं होगा तो वस्तु, जैसे मान लो हमको ही अचार भेजना है कहीं दिल्ली, तो कोनो न कोनो माध्यम होगा। हम लोग मान लो कि चाचा जा रहे हैं, चाहे बाबा जा रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम भेज दिए क्या, खुद ही कर। हमको मान लो कि यूट्यूब पर पढ़ाना है तो मोबाइल है, तो ऑनलाइन के माध्यम पढ़ा रहे हैं, माध्यम से पढ़ा, बिना माध्यम से कुछ जा सकता है। टॉर्च बारेंगे, प्रकाश जाएगा तो हवा के माध्यम से वो जाएगा। अगर जहाँ हवा नहीं होगा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जाएगा प्रकाश, ठीक है। तो फिर सूरज भी से कैसे चलाता है उतना दूर से, वहाँ तो नहीं है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो ये जो है पहला माध्यम है, और ये कौन माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दिशा बदल जाता है। क्या बदल जाता है, दिशा। पहले रहेगा कैसा ही हो और देखने लगेगा कैसा ही हो, और फिर डंडा को निकालेंगे तो फिर वो सीधे रहेगा, और फिर अंदर डालेंगे और फिर देखेंगे तो वो टेढ़े रहेगा। कि खाली दिखने में लगता है, किसके कारण लगता है, अपवर्तनांक के कारण। तो लिख देंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से, देखो प्रकाश हो चाहे छड़ी हो चाहे डंडा हो चाहे लाठी, कोई दिक्कत नहीं है क्या। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसमें जो दिशा परिवर्तन होता है तो उसमें जो दिशा परिवर्तन होता है, उसमें क्या होता है, दिशा परिवर्तन। उसे प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। उसे प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको लिखिए पहले, फिर बताते हैं। हो गया, यहाँ तक उतार लिया आप लोग। अपवर्तनांक समझ में आया कि जब दिशा परिवर्तन होगा, इसे मान लीजिए, अभी तो बताइए कि तो मानना क्या है। इस दिशा परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं,
अपवर्तनांक, जैसे यहाँ तो टेढ़ हो गया तो इसको कहेंगे अपवर्तनांक। अभी अपवर्तनांक जो है हर चीज़ में अलग अलग होता है। अगर हम लोग पानी डाले प्रकाश को गुजारेंगे तब मान लो कि इतना टेढ़ होगा, मान लो कांच डाले गुजारेंगे तो इतना टेढ़ हो गया, मान लो कि उसी को अगर मान लो किरासन तेल में डुबाएंगे तो इतना टेढ़ हो गया। मतलब सब में अलग अलग दिशा परिवर्तन होगा। तो वो हमको लिखना, डीजल पेट्रोल में भी होगा तो सब हमको लिखना पड़ेगा ना किस में कितना होगा। यहाँ लिख दीजिए 30 नंबर में अपवर्तनांक निम्न माध्यम में अपवर्तनांक निम्न माध्यम। देखो बॉक्स टाइप के बनाएंगे, ठीक है जी सर। और इस बॉक्स में बारी बारी से लाइन काट देंगे। हाँ सोनी के तो लाइन काटा है, खाली बॉक्स ई वाला बिना की चला है, लाइन कटा हुआ जय वो कटा जाए। बोर्ड पर गिनना लो। लिखेंगे कि वायु में, इधर लिख देंगे पदार्थ, इधर लिख देंगे अपवर्तनांक। एक तरफ पदार्थ एक तरफ अपवर्तनांक, इधर लिख देंगे वायु में हो जाएगा 1.0003। फिर लिखेंगे कि बर्फ में 1.31। फिर लिखेंगे कि पानी में 1.33। फिर लिखेंगे केरोसिन में 1.44। केरोसिन माने मटिया तेल, किरासन तेल। क्राउन कांच, क्राउन कांच में होगा 1.48 से लेके 1.98 तक, 96। अब इसके बाद में तारपीन, तारपीन में हो जाएगा 1.47। या 4 कौन एंगल से दिखाएंगे, ठीक है। हाय दिखाएगा अभी। पहले लिख दीजिए बेंजीन का। जल माने पानी नहीं हुआ। 1.50। हीरा का 2.42। ठीक है इतना ही पढ़ा लेते हैं, कल है लेंस पढ़ाई होगा, ठीक है।